तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का एक एक्सटेंडेड चैप्टर है, टॉपिक है बेसिकली फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन अपने आप में एक पूरी कहानी है, पूरी महाभारत है। हर बच्चा जो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन पढ़ के आया है वो जानता है भाई आंखें बाहर हो जाती हैं सर फ्रिक्शन के क्वेश्चन में। कभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना है, कभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना है। हमें ये फील ही नहीं आता कई बार कि कब लगेगा स्टैटिक, कब लगेगा काइनेटिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंत में हम फ्रिक्शन पे उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आने दो क्वेश्चन भाई साहब किसी भी लेवल का हम उसे कर पाएंगे। तो बच्चे, फ्रिक्शन कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, उसे एक स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे। उसमें एक हीरो होगा, एक विलन होगा, सबसे बड़ा विलन हमारा फ्रिक्शन होगा, और ये विलन हमारा फ्रिक्शन बड़ा चलाक लोमड़ी टाइप है भाई साहब। खुद का दिमाग अगर पूरे फिजिक्स में किसी टॉपिक के पास है तो फ्रिक्शन के पास है। सच में फ्रिक्शन पढ़ने में मजा बहुत आता है, बिकॉज इट इज लाइक प्लेइंग ए चेस गेम। आप फ्रिक्शन के प्रश्नों को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप उस पर्टिकुलर चीज को समझ पाओगे। आओ देखते हैं फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन पर कहानी बनती कैसे है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के एंड में आपको लगता है एक झटका, और लगता है बहुत जोर से, जिसका नाम है फ्रिक्शन। चिंता मत करो, हम फ्रिक्शन को एक ऐसे तरीके से आपको समझाएंगे जहां पर आप फ्रिक्शन की हर बारीकियों को समझ पाएंगे। इस चैप्टर के अंत तक, इस टॉपिक के, इस लेक्चर के अंत तक तुम उस लेवल पे जरूर होगे, मेरी गारंटी है कि फ्रिक्शन का कोई भी सवाल कहीं से भी अटेम्प्ट कर पाओगे और सही कर पाओगे। आओ समझते हैं आखिर फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन वो इंसान है, वो चलाक लोमड़ी है फिजिक्स की, जो दो प्रेमियों को साथ रखता है। एकदम सही सुना आपने, दो प्रेमियों को साथ रखने वाला दोस्त है ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये नहीं चाहता कि कोई रिलेटिव मोशन हो। तो अगर दो बॉडी साथ चल रही है, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, नो देयर इज फ्रिक्शन। वो दो बॉडी साथ में चल कैसे रही हैं? बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इस किताब के ऊपर मैं एक और बॉक्स रख दूं, लेट्स से मैं अपना फोन रख दूं। अब मैं भाई साहब किताब को लेकर टहल रहा हूं, लेकिन ये फोन मेरे साथ क्यों टहल रहा है? वो इसलिए टहल रहा है भाई साहब क्योंकि फोन के और किताब के बीच में है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन चाहता क्या है कि रिलेटिव मोशन ना हो पाए। इसीलिए किताब फोन के साथ बड़े आराम से चल रही है। लेकिन अगर मैं इसी किताब को तेज मूव कराने लगूं तो फोन इसके ऊपर स्लाइड होना चालू हो जाता है, क्योंकि सर फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू विदहोल्ड इट। याद रखो, एक और इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर आएगा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। बहुत जोरदार लेक्चर होगा और वहां पर यही कहानी चलेगी। मैं नीचे वाली बुक को ट्रैवल करा रहा हूं, ऊपर वाला फोन चलेगा साथ में कि नहीं चलेगा। और एक चीज और देखते हैं, अगर मैं इस फोन को उल्टा रख दूं थोड़ी देर के लिए, अब फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली घट गई है, बिकॉज ये रबड़ का बैक कवर था, और अब फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली घट गई है। तो अगर मैं हल्का फुल्का भी मोशन करूंगा तो दिस बॉडी विल ट्राई टू डिटैच इटसेल्फ, बिकॉज फ्रिक्शन अपनी औकात से ज्यादा नहीं लग सकता। आओ आगे समझते हैं क्या बोलना चाहते हैं। तो जब फ्रिक्शन की बात की आती है तो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। यू हैव टू रिमेंबर दैट रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, और रिलेटिव मोशन ना हो फ्रिक्शन तब तक काम करता भाई। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, याद रखिए, मोशन, या तो मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन। दोनों चीजें याद रखिए, या तो मोशन हो या टेंडेंसी, जिसको मैं बोलता हूं चाहत ऑफ मोशन। तो अगर किसी इंसान की, किसी बॉडी की, किसी पार्टिकल की चाहत है कि मूव कर जाओ, तो फ्रिक्शन बोलेगी ना भैया तुमको मूव नहीं करना है, हम पूरी कोशिश करेंगे तुमको मूव ना करने दें। वो पूरी कोशिश कई बार सफल हो जाती है और कई बार विफल हो जाती है। वो सफल कब होती है और विफल कब होती है आगे समझेंगे, ध्यान देंगे। आइए क्लासिकल एग्जांपल और देखते हैं फ्रिक्शन का। हमने कहा यह हमारे पास वही हमारी प्यारी फिजिक्स किताब, हमने कहा भाई इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब अगर तुम देखो बॉडी रेस्ट पे है और इस बॉडी का कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं, तो क्या इस पर फ्रिक्शन लग रही है? नहीं, फ्रिक्शन नहीं लग सकती, बिकॉज अगर फ्रिक्शन लग रही है तो फिजिक्स को बुरा लग जाएगा भाई साहब। अगर मैं इसके ऊपर रखता बोलता फ्रिक्शन लगो, तो फ्रिक्शन लेके इसको चल देती। मतलब अगर मैं किताब को कहीं रखता और फ्रिक्शन बोलती है अच्छा कांटेक्ट आ गया तो चलो हम एक्ट करते हैं, और किताबें, कुर्सियां, हर चीज फिर हमेशा मूव करने की कोशिश करती। तो फ्रिक्शन मूव नहीं कराना चाहता, फ्रिक्शन चाहता है कि बॉडी रुकी रहे, और अगर बॉडी खुद ही रुकी हुई है तब रुकी हुई है। नो रिलेटिव मोशन, व्हाट इज द हेल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन बोलता है नो आई एम नॉट अवेलेबल, आई डोंट वांट टू बी अवेलेबल, बिकॉज मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छा जी, लेकिन अगर मैं इस किताब को थोड़ा सा टिल्ट करूं, अच्छा लेकिन ये टिल्ट करने पर
गिर नहीं रही है, बिकॉज नाउ दी रिमोट हैज अ टेंडेंसी टू मूव, बट फ्रिक्शन बोली भाई देख जब तक है जान मैं तो जाने नहीं दूंगा। तो ठीक है, जब तक है जान, जैसे तुम्हें एंगल बढ़ाते जाओगे, कौन सा कंपोनेंट, कमेंट में बताना कौन सा कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। इसका कोई एक कंपोनेंट बढ़ता है, अरे सर कितना एंगल कर दिया, अराउंड 60 डिग्री पर अभी अब मूव करना चालू कर रहा है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, हम बाद में देखेंगे। पर ध्यान दो, अगर मैं इसी को फ्रिक्शन को कम कर दूं, वो रबर और ये प्लास्टिक, अब देखिए कितने एंगल मूव करता है। ओ सर जी 10 डिग्री या 20 डिग्री अराउंड, वो 60 डिग्री था, मूव नहीं किया था। फिर से देखिए अराउंड 60 प्लस डिग्री पे ये मूव कर रहा है, whereas for this it is moving at a very fast rate। देखिए एंगल बढ़ाते हैं 5 डिग्री, अराउंड 10, बस खम, टाटा बाय बाय। क्यों, कमेंट में बताना ऐसा कौन सी फोर्स एंगल बढ़ने में बढ़ रही है कि फ्रिक्शन उसे रोक नहीं पा रहा है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने की वजह से फ्रिक्शन इज नॉट एबल टू, वो अपना जो काम है रिलेटिव मोशन को अवॉइड करना कर नहीं पा रहा है। एनी हाउ, टेंडेंसी होगी तो मोशन होगा, टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट करेगा। फिर बात कीजिए और याद रखिए, ऑलवेज ऑब्जर्व वेलोसिटी या टेंडेंसी ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट, और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। समझाता हूं क्या बोलना चाहता हूं। एक बॉडी है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड लेफ्ट। मैंने आपको 2 एरो बना के दिए, एरो नंबर 1, एरो नंबर 2। फ्रिक्शन लगेगा अगर यहां पर मान लो एक जमीन है अगर, तो फ्रिक्शन लगेगा अगर तो किस डायरेक्शन में लगेगा, 1 की 2। सर जी टेंडेंसी ऑफ मोशन देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा 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 ऑपोजिट टू दी मोशन लगेगा, दैट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दैट इज मींस दैट 2 इज द करेक्ट आंसर। तो भैया एक्सिलरेशन नहीं देखना है, वेलोसिटी देखनी। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑल्सो, एंड डायरेक्शन आएगी, देखो कहां मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट, और अगर मूव करना चाहता है तो चाहत के ऑपोजिट। इतना आपको लगाना आना चाहिए, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोर ओवर इस कॉन्सेप्ट को हम और इलैबोरेट करेंगे मेरे बच्चों, आओ देखते हैं। हमने कहा फ्रिक्शन के टाइप्स, भाई साहब 2 टाइप्स हैं, एक हमारा सीधा साधा काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत ही सिंपल, लाइफ जिंदगी एकदम कॉमन मैन, और एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, लाइक अमरीश पुरी ऑफ दी मूवी। भाई साहब ये बोलता है मैं वही विलेन हूं जो आंखें बाहर कर देता है, क्योंकि मैं जो हूं फिजिक्स में इकलौता ऐसा टॉपिक हूं जो अपना खुद का दिमाग लेके चलता है। भाई साहब ऐसा हो गया तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो गया तो ऐसा कर दूंगा, हम और तुम लाओ चलो चेस का गेम खेलते हैं, कुछ ऐसे दिमाग लगाने पड़ते हैं। बट आओ थोड़ा फील करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन केवल तब लगेगा जब मोशन नहीं हो रहा होगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं हो रहा हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन या मोशन नहीं हो रहा हो, एक ही बात। मोशन हो गया, बॉडी चल गई, रिलेटिव मोशन हो गया, तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा कौन एक्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं एफ से, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी एक औकात है, क्या है जी, औकात। उस औकात को अंग्रेजी में लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो औकात है हमने देखा है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स होती है, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बट ये औकात है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इतनी लग सकती है, लगती कहां से कहां तक है, 0 हो सकती जब मेरी कोई जरूरत ही नहीं भाई साहब तो मैं 0 लगूंगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा एफएस मैक्स तक लग सकता हूं। और याद रखना मेरा इकलौता रूल धर्म क्या है, मैं चाहता हूं कि मोशन ना हो, रिलेटिव मोशन ना हो, तो मैं अपने आप को बैलेंस करना सीखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, याद रखिए दिस इज वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। क्या मेरे बच्चे, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग। ओके, देन कम्स हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब भी मोशन दो बॉडीज के बीच में हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, तो जो मोशन लगेगा वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप का हो सकता है, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। प्लीज नोट
काइनेटिक फ्रिक्शन एक बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। क्या है मेरे बच्चे? कांस्टेंट होता है। इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। मोर ओवर जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो म्यू के इंटू आर रहता है। ये भी जान लो कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है मेरे बच्चे? कम रहता है। ये पूरी कहानी है, इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया। देखिए, छाप लीजिए प्लीज। तो आगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की पीएचडी कर लेते हैं यार। जो डरावना हमारा विलेन है ना, इसको गायब ही कर देते हैं, अपने अपने डर को खत्म करते हैं। तो आओ देखते हैं पीएचडी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देयर आर सिंपल स्टेप्स, ट्राई टू फॉलो देम, स्टैटिक फ्रिक्शन विल गो आउट ऑफ द विंडो। कभी डर नहीं लगेगा। स्टेप्स क्या है ध्यान दीजिएगा। हर प्रॉब्लम में हमें ये तीन चीजें निकालनी आनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कितनी लग रहा है, और एक्सिलरेशन कितना है। ये मेरे बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम बोला करेंगे, मैं जो बोला करूंगा औकात ऑफ दी स्टैटिक फ्रिक्शन। बिफोर दैट लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले आपको जो चीजें आनी चाहिए तुरंत तुरंत वो क्या है? आपको पता है नीचे लगेगा mg, और mg की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10 बराबर 50 न्यूटन। तो आपको स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या करना है? फाइंड रिएक्शन। फाइंड रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आपको पता करना ही करना हो। एक बार ये मिल गया, और ये ऊपर की तरफ हमारा रिएक्शन आर है। देखिए बेटा, ये जो बॉडी रखी है एक 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 प्लेटफॉर्म पे, इट शुड नॉट मूव ऊपर और दी हवा में जाएगी नहीं, और बॉडी इस प्लेटफॉर्म के अंदर जाएगी नहीं। यानी कि नेट फोर्स समेशन ऑफ फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0। ऊपर की फोर्स प्लस नीचे की फोर्स माइनस। ऊपर की फोर्स आर, नीचे की फोर्स mg बराबर 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आर की वैल्यू आ गई mg के बराबर में, और वो आ गया 50 न्यूटन। ओके सर, आर तो हमेशा mg आएगा। कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या आर हमेशा mg के बराबर आता है? प्लीज, अगर ये कंफ्यूजन है कि आर हमेशा mg के बराबर आता है तो प्लीज कमेंट करो। हाँ सर, आर तो हमेशा mg के बराबर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन की ऐसी की तैसी हो गई, और साथ में हमारी भी। क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट सही से पता होना चाहिए कि रिएक्शन फोर्स एफबीडी से आता है। एफबीडी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट। आगे बढ़ते, हमने कहा चलो ठीक है सर, रेंज आ गई। तो वंस यू हैव रेंज बोल रहा हूं, रिएक्शन फोर्स आ गई, तो एफएस मैक्स द औकात ऑफ फ्रिक्शन इज सिंपली म्यू एस इंटू आर। म्यू एस मेरे बच्चे कितना है? 0.5 इंटू आर, दैट इज 50। तो 0.5 इंटू 50 यानी कि 25 न्यूटन इज एफएस मैक्स। अब हमने एफएस मैक्स से पूछा, हाँ भाई एफएस मैक्स, क्या तुम्हारी वैल्यू 50 न्यूटन से कम है कि ज्यादा? सर 50 न्यूटन से बहुत कम है, 50 न्यूटन से बहुत कम है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, हम इसमें दो प्रॉब्लम्स कर देते हैं, F2 और मेरे बच्चे F1, जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। पहले केस में जब फोर्स केवल 20 न्यूटन लगा रहे हैं, फ्रिक्शन का अब मैं 25 लग सकता हूं, तो क्या बॉडी को रखते ही 20 और 25 बड़ा कौन है? फ्रिक्शन बड़ा है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। This is the औकात of friction. The start limiting friction is not wrong in this case. It will be 25 newtons. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी पर जो लग रही है फोर्स वो फ्रिक्शन की औकात से कम है, तो it will balance. तो Fs will be always minimum of F external, Fs max. मिनिमम, जो भी वैल्यू मिनिमम है। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है वो 20 न्यूटन के बराबर चाहिए, क्योंकि बॉडी को रेस्ट पे रखना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भले ही 25 हो जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन आती है। इजी है, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वंस यू हैव स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया है, ओके, फ्रिक्शन आ गया। अब हमें पता करना है व्हाट इज एक्सिलरेशन इस वाले केस के लिए। एक्सिलरेशन भाई साहब, जब बॉडी रुकी है तो इस वाले केस के लिए ऑब्वियसली देयर विल बी नो एक्सिलरेशन। अगर हम फोर्स 2 की बात करें, फोर्स 2 में ध्यान दें, फोर्स 2 में ध्यान दीजिए, तो इसमें एफएस मैक्स तो अभी भी बेटा 25 न्यूटन है, और एफएस अपनी एफएस मैक्स के बराबर 25 न्यूटन लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर लग रही है फोर्स। तो एफ नेट लगेगी 50 माइनस 25 बराबर 25 न्यूटन। कितनी आ गई बेटा? 25 न्यूटन।
तो एक्सेलरेशन आ गया एफ नेट बाय मास दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ना, मजेदार है ना, आ गया है ना। तो इससे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आराम से कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चे। अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बहुत ध्यान से फिर से समझो कि किस तरीके से किया गया। हमेशा रेंज निकालो, सॉरी रेंज बोलता हूं मैं, रिएक्शन फोर्स निकालो, गेट दी एफ एस मैक्स दैट इज माई सेकेंड पार्ट, then get the net force that is my third part, and the fourth part is always to get the acceleration। याद रखना अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की औकात से कम आई तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू सेल्फ एडजस्ट एंड इट विल बी इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी मूव नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ बेटा, ये दो और प्रश्न देखते हैं, एक मैं कराता हूं एक आपके लिए देता हूं। आइए देखिए, इस वाले केस में हमने वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि क्या रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होती है, प्लीज नोट, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। ध्यान दो, इस बॉडी का एफबीडी नीचे की तरफ आएगा 30 न्यूटन और रिएक्शन फोर्स आएगी मेरे बच्चे इस डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। तो रिएक्शन फोर्स अगर एक कांटेक्ट फोर्स है और कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट अगर रिएक्शन है मेरे बच्चे, तो अगर आप नोटिस करें बॉडी अंदर या बाहर मूव नहीं कर सकती, तो रिएक्शन फोर्स हमारी आ गई 50 न्यूटन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है। सेकेंड टॉपिक होता है या सेकेंड पार्ट होता है एल्गोरिथम का कि हम एफ एस मैक्स निकालें, जो कि आ गया 0.5 इंटू 50 बराबर 25 न्यूटन। ओ हो 25 न्यूटन, 25 न्यूटन इज लेस देन 30 न्यूटन। टेंडेंसी बॉडी की नीचे आने की है, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर और टेंजेंशियल लगेगा, एकदम सही है। लेकिन क्या मेरे बच्चे टेंडेंसी नहीं, मोशन होगा, और अगर मोशन होगा तो स्टैटिक बोलेगा टाटा मेरा हो गया। काइनेटिक से बात करो, बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज बॉडी इज मूविंग, body will move, thus applicable friction कौन सा है, is Fk। What is Fk acting? Fk is mu k r, mu k की वैल्यू 0.4 into r is 50, 0.450 हो गया, 5 हो गया 20 न्यूटन। Fk है 20। तो हमने कहा भाई एक्सेलरेशन कौन बताएगा, हमने कहा सर एफ नेट निकालो। ध्यान दो, नीचे 30 ऊपर 20, तो एफ नेट कितना हुआ मेरे बच्चे, सर जी एफ नेट हो गया 10 न्यूटन। तो ए आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बॉडी मूव कर जाए, ये तुम्हें कैलकुलेशन से दिख जाएगा, अगर फोर्स लगने वाली फोर्स फ्रिक्शन की औकात से ज्यादा है तो औकात टाटा बाय बाय, एंड अब तब आती है काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड देन इट इज इजियर टू सॉल्व इट। जनरली बेटा बच्चे क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रखते हैं, तो म्यू की और म्यू एस की वैल्यू सेम दी रहती है, बट अच्छे क्वेश्चनों में ये वैल्यू अलग दी जाती है और उसको हमें समझना आना चाहिए। आई होप समझ में आ गया। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा जोरदार प्रश्न आपके सामने दिया गया है जिसमें मैंने वैल्यू सेम रखी है, लेकिन मैंने जो फोर्स लगाई है वो एक एफ मिनिमम है। आपको बताना है ये मिनिमम फोर्स आखिर कितनी है टू गेट दी बैलेंसिंग ऑफ दिस बॉडी। ये बॉडी बैलेंस कब होगी, वो हमें उसके लिए मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट आपको बतानी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आया, फिर आया ये कहानी। ओ सर ये क्या है, सर 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 24 क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन, और हम इसको 2-3-4 मिनट में करेंगे भाई साहब। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है ये सेटअप है, म्यू एस म्यू के दे रखा है और इस फोर्स की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और चेंज हम जो चेंज कर रहे हैं वो उसका एक ऑर्डर रख रहे हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज इन दिस ऑर्डर। पहले 10 लगेगी, फिर 20 लगेगी, फिर 25 लगेगी, फिर 20 लगेगी, 25 के बाद फिर 20 लगेगी, 0 नहीं लगेगी। 25 को हम कम करेंगे 20 तक आएंगे, 20 को और कम करेंगे हम 16 पे आएंगे, 16 को और कम करेंगे 12 पे आएंगे। और आपसे पूछा है व्हाट इज एफ एस, व्हाट इज एफ के एंड व्हाट इज द नेट फोर्स, एंड इफ देयर इज अ नेट फोर्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन। प्रोसेस अच्छा है, आओ देखते हैं। बहुत सिंपल, फर्स्ट पार्ट हमेशा इज टू गेट रिएक्शन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप बच्चे समझ पाएंगे। रिएक्शन इज 40 न्यूटन। देन पार्ट इज टू गेट एफ एस मैक्स, द औकात ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू
40 into 0.5 that is 20 Newton is the औकात of friction, static friction. फिर आता है Fk और Fk की वैल्यू हो गई 0.4 into 40 that is equal to 16 न्यूटन. इतना निकाल लिया है तो हम आगे बात कर सकते हैं. आओ देखते हैं. पहले केस में लगने वाली फोर्स बेटा 10 न्यूटन है और वो 10 न्यूटन हम यहां पर Fs max लिख लेते हैं. Fs max की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 न्यूटन. ऑब्वियसली 10 न्यूटन की वैल्यू औकात से काफी कम है तो Fs going to self adjust, the value is 10 Newton. Fk is not applicable right now because body is not moving. Net force is 0, acceleration is 0. Body move नहीं करेगी. जब आपने फोर्स को चेंज करके 20 न्यूटन किया तो मेरे बच्चे 20 न्यूटन भी अभी भी Fs के मैक्सिमम वैल्यूज के बराबर है. यानी अभी भी भले ही स्टैटिक फ्रिक्शन की हालत खराब हो रही है, अरे साला बहुत पास आ चुका है, लेकिन स्टिल मेरे बच्चे वो बैलेंस कर लेगा. और अगर बैलेंस कर लेगा यानी कि बॉडी पर कोई नेट फोर्स नहीं होगी. बट बाय एनी चांस आपने 25 न्यूटन लगा दी. 25 न्यूटन इज मोर देन 20 न्यूटन. अब समझना, यहां पे आएगा मजेदार कॉन्सेप्ट. 25 न्यूटन इज मोर देन 20 न्यूटन, बॉडी इज गोइंग टू मूव. And if body is going to move, static friction is not applicable. Static friction is not applicable. तो उस समय kinetic friction जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, क्या रहती है? कांस्टेंट. वो लगेगी कितनी? वो लगेगी 16. और अगर 16 लगेगी तो नेट फोर्स कितनी जाएगी? 25 आगे और मेरे बच्चे 16 पीछे, यानी कि कितना हो गया? 9 हो गया नेट फोर्स, 9 न्यूटन. और एक्सिलरेशन हो जाएगा 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. है ना जोरदार? बहुत मजेदार चीज, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. लेकिन अब आप ध्यान देना, फिर से वापस से हमने 25 को कम किया, 20 पे लाए, बट लेकिन बॉडी मूव कर रही है अभी भी. और 25 से 20 पर लाए हो, यानी कि तुमने बॉडी को रोका नहीं है, और रोका नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल है. 16 न्यूटन. नेट चेंज इज 4, और अगर नेट चेंज इज 4 न्यूटन तो इसका मतलब है एक्सिलरेशन स्टिल रिमेन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या सर क्या बात है. बात यह है, इसी 20 पर ये बॉडी रुकी हुई थी और इसी 20 पर ये बॉडी चल रही है और 1 मीटर पर सेकेंड से कल चल रही है. कमेंट में बताओ कुछ गलत किया है मैंने, या एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए. और अगर आपको आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, ऐसा कैसे हो रहा है कि यहां पर 20 न्यूटन पर बॉडी रुकी थी और यहां पर 20 न्यूटन पर बॉडी मूव कर रही है. सोचो, ध्यान दो और कमेंट करो. बहुत सिंपल है बेटा. जब भी बॉडी मूविंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, एंड व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तक बॉडी चलती रहेगी. काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू 16 न्यूटन है, तो इफ यू अप्लाई एनी फोर्स अबव 16 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और बॉडी मूव करती रहेगी. इसीलिए जब बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं, उन्हें मूव कराना होता है, तो लोग क्या करते हैं, एक है बार में यहां से वहां तक ले जाओ. रुक रुक के लेके नहीं जाते, एक बार में ही खिसकाओ, यहां से वहां लेके चले जाओ. बिकॉज अगर रुक रुक के करोगे तो मजा नहीं आएगा. दैट इज देयर. सिमिलरली देन आता है आपका अगला वाला 16 न्यूटन. बॉडी अभी भी मूव करेगी बिकॉज Fk की वैल्यू 16 है, यानी ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगी और एक्सीलरेशन 0 रहेगा, लेकिन देयर विल बी अ वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट. अब अगर तुम 12 न्यूटन पे आ गए, 12 न्यूटन इज लेस देन 16 न्यूटन, तो बॉडी रुक गई है, और रुक गई है तो भैया यहां पर क्या आएगा, 20 या 12. मेरे बच्चे जान चुके हैं, इट इज नाउ गोइंग टू बी 12. सेल्फ एड नॉट एप्लीकेबल, सेल्फ एडजस्टिंग. है ना जोरदार. इकलौता प्रश्न जो आपको पूरे के पूरे प्रश्न को इकलौते भाग में पिरो देगा और आप उसे कर पाओगे. आई होप समझ में आया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं. तो भैया ये तो हो गया एक जबरदस्त क्वेश्चन. आई होप फ्रिक्शन की एक बेसिक जानकारी आपको हो गई, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. एक बहुत छोटा वीडियो बनाया था मैंने जानबूझ के कि आपको मजा बहुत आए फ्रिक्शन कैसे करना है, फ्रिक्शन के प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना है. तो यहां पर इस वीडियो को बंद करते हैं. बट बिफोर वी गो अहेड, आपको भाई साहब अगले लेक्चर्स की सीरीज के लिए, जहां पर हम फ्रिक्शन के बारे में क्लासिकल प्रॉब्लम करेंगे. भाई हर साल जेई एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछती है. वो क्वेश्चन क्या है,
वो क्वेश्चन कैसे आता है वो देखेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन मेरे बच्चों दबाना मत भूलना, बिकॉज वीडियोस लगातार आती हैं लेकिन तुम्हें पता भी चलना चाहिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक फोड़ते रहो और पढ़ते रहो। बाय मेरे बच्चों।